नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा। उसी के तहत आज मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सोल्व करना है, क्या प्रोसेस होती है, एग्जाम हॉल में हमें कैसे पेपर को डील करना है, किस माइंड सेट के साथ में मैं आरसी को सोल्व करना है, वो सब आपको मैं बताऊंगा। देखो, पहले हम 2 मिनट कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। जैसे आप सभी को वैसे तो ये बुनियादी बातें पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर का सामना करना पड़ेगा। सुबह फर्स्ट पेपर हो जाएगा जनरल स्टडी का, एंड उसके बाद आपको सामना करना पड़ेगा सी सेट का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। सी सेट को भी अगर हम और गहराई से समझें तो इसमें एक तरफ तो होता है मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप रीजनिंग, मैथ, इन सभी से संबोधित कर सकते हो। सेकंड पे अगर हम इस पेपर की बात करें तो इसमें एक पोर्शन आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है, क्योंकि आमतौर पर अगर जिसका बैकग्राउंड मैथ का या फिर टेक्निकल नहीं होता है तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दम पर सी सेट को पास करने की क्षमता रखता है। तो मेरा जो कर्तव्य है वो ये बताने का है कि न केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग सोल्व करो, बल्कि कम समय में कैसे सोल्व करो, जिससे कि मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आप आसानी से एग्जाम हॉल में समय देकर सोल्व कर सको। ठीक है। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लास्ट ईयर 2025 में 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले 27 थे और उससे पहले भी 27। तो इससे हमें पता लगता है कि इसका वेटेज ठीक ठाक है। तो इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे, क्या प्रोसेस एग्जाम हॉल में रखनी है, हमें कैसे टाइम हमारा बचाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। तो इन सब पर मैं बात करूंगा। अगर मैं आपको कहूं कि 2 घंटे का टाइम है, आपको मैं दे दूं 2 घंटे का टाइम, और आपको मैं कहूं कि आरसी के 29 क्वेश्चन है, ये आप सोल्व करो, मेरा दावा है कि आप सभी लोग जो भी इसको सुन रहे हैं 2 घंटे के टाइम देने के बाद उसमें से 20 क्वेश्चंस मिनिमम आप सही कर देंगे। क्यों नहीं करोगे आप? आपके पास में 2 घंटे का टाइम है। लेकिन असली चुनौती क्या है कि हमें केवल आरसी को सोल्व नहीं करना है, हमें उस लिमिटेड टाइम में सोल्व करना है। जैसे अगर आपको मैं कहूं कि एग्जाम हॉल में 40 मिनट में, ओनली 40 मिनट में आप लोगों को आरसी सोल्व करनी पड़ेगी, और 40 मिनट में आप लोगों के पास ऐसी प्रोसेस हो जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल लो। जैसे अगर 40 मिनट में आप लोग 18 से लेकर 20 अगर आरसी सही कर लेते हो, मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी स्थिति है। फिर इसके बाद आप लोगों के पास समय बचेगा 1 घंटा और 20 मिनट का। 1 घंटा और 20 मिनट में आप आराम से, धूमधाम से आपके पसंदीदा 20 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी के निकाल लो। उसके बाद आपके लगभग अराउंड चला जाएगा मामला, अगर आप आरसी पूरी करते हो तो लगभग 29 आरसी या 27 मान लेते चलो, और 40 है, अराउंड 50 के आसपास आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दी है। वो बहुत अच्छी अच्छी स्थिति है। उसमें सी सेट आपका रुकने का कोई चांस नहीं है। किस्मत खराब हो वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन हाई चांस वाली स्थिति बता रहा हूं मैं। लेकिन ये सब होगा कैसे? जब आप ये 40 मिनट में आरसी अगर सोल्व कर लो तब, और ये संभव है। जैसे आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे। देखो, अगर आप 1 घंटा या सवा घंटा देकर के अगर आरसी के 20 क्वेश्चन सही करते हो, और अगर आप 40 मिनट देकर 18 करते हो, तो ये वाली स्थिति ज्यादा अच्छी है। ये याद रखना कि जैसे होता है ना कि 1-2 क्वेश्चन में अगर आप फंस गए, सपोज करो कि आप लोगों के पास में से 2 क्वेश्चन आ गए आरसी के जिसमें आप फंस गए और उसमें आपके चले गए 10 मिनट, तो वो अच्छी स्थिति नहीं होती कभी भी। आप लोगों को मैं सब चीजें बताऊंगा क्वेश्चन करने के दौरान, तो चलो उन पे हम बाद में बात कर लेंगे कि कैसे क्या डील करना है। ठीक है। तो एक तो ये बात होगी कि हमारा जो टाइम होगा वो आरसी का लगभग 40 मिनट मैंने मैक्सिमम बता दिया। और अगर आप लोग थोड़े से और पारंगत हो गए तो आप 30 मिनट में आरसी करने की क्षमता भी डेवलप कर लोगे। बिल्कुल कर लेंगे आप। ये आप पूरा क्लास करना आराम से और समझना कैसे क्या प्रोसेस होती है। तो इसमें कोई आपको आगे तनाव की चिंता नहीं है कि कैसे होगा, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी थोड़ी लंबी क्लास जा सकती है, हो सकता है 5 से 6 क्लास तक ये मैं समझा पाऊँ सही तरीके से, तो आप लोग देख लेना। ठीक है। तो एक तो बात होगी टाइम की हमारी।
एक दूसरी बात ये होती है कि एक दुविधा बच्चों को ये होती है सबसे बड़ी, कि पहले हम केवल आरसी करें या हम मैथ या रीजनिंग वाला यानी एबिलिटी वाला पोर्शन करें, या फिर हम 1 से 100 तक कंटिन्यू करें। एक ये भी बड़ी दुविधा है सी सेट के पेपर को लेकर, कि कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या हम पहले एक बार 40 मिनट का टाइम लगाकर आरसी कर दें, या फिर हम पहले 1 घंटा 20 मिनट टाइम लगाकर एबिलिटी कर दें, या फिर हम 1 से 100 तक कंटिन्यू करें। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग मामला है, क्योंकि अगर किसी को जैसे मैथ रीजनिंग करने में मजा आता है, तो शुरू में एक साथ मैथ रीजनिंग के कर दे तो भी उसके उसमें भी 27 क्वेश्चन निकल सकते हैं। किसी को आरसी करने में मजा आता है, वो आरसी भी कर सकता है शुरू में। किसी को 1 से 100 तक करने में अगर मिक्स मामला है, तो वो 1 से 100 तक कंटिन्यू कर सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि 1 से 100 तक करने में ज़्यादा फायदा है। वो फायदा इसलिए होता है कि आपका समय बचेगा इससे। ज़्यादा अगर ज़्यादा भी नहीं तो पेज पलटने में आपके अगर 1-2 सेकंड भी जाते, तो पेपर लंबा होता है, लेंथी होता है। तो जब आप पेज पलटते हो तो आपके लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 5 से 7 मिनट पूरे ओवरऑल खराब हो जाएंगे ऐसे। तो वो टाइम आप ओएमआर को फिल करने में लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि 1 से 100 तक आप कंटिन्यू करो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे, और जो आपको आ रहे इजी इजी टाइप के वो पहले कर लो बस। ये आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे सपोज करो आपने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन उस पूरे पेपर का सपोज करो आपके लिए सबसे कठिन क्वेश्चन है वो, कि आपके ऐसी सीरीज आ गई ए बी सी डी 4 सीरीज आती है। सपोज करो आपके पास वो सीरीज आ गई कि उसमें वो पहला क्वेश्चन सबसे कठिन है, अपने माइंड को वहां पर कूल रखना है, उसको छोड़ दो। सेकंड आया वो भी कठिन है मान लेते, उसको भी छोड़ दो। आगे आपको सरल क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला ही आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने का है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, आराम से आप लोग 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन देखते चलो, और जो जो आपको आते रहे वो करते चलो, बस इतना सा खेल है। और बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वाला मामला देखो सभी का अलग थोड़ा पर्सनल मामला होता है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे रीजनिंग और मैथ अच्छी लगती है, तो रीजनिंग और मैथ अगर अच्छी आपको आती है, आप उसमें पारंगत हो, तो फिर उसमें तो सोचना ही नहीं है। उसमें आप आराम से 30 क्वेश्चन एबिलिटी के कर दो और वही आपने खेल खत्म कर दिया। तो वो एक अलग मामला है। ठीक है, और जो मेरी तरह मिक्स है, जिनको आरसी पे थोड़ी ठीक पारंगतता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी उस पर तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम है, तो वो मिक्स कर सकता है। ठीक है, जिससे कि ये होगा कि अपना टाइम सेव हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि आरसी के लिए क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। मेरी तरफ से क्लियर नो है। टेस्ट सीरीज का आपको एक पेपर भी दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ सिंगल क्वेश्चंस भी आरसी का नहीं लगाना है। सिंगल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन भी आपका टेस्ट सीरीज में आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है, आप बार बार उसको आपको कैच करना है। टेस्ट सीरीज के में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये करना कैसे है, जैसे यूपीएससी के पीवाईक्यू का मैं यूज कैसे करना वो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, तो उससे आप लोगों का थोड़ा दायरा बढ़ जाएगा सोचने समझने का। ऐसे नहीं करना कि हमें क्वेश्चंस बस सोल्व कर लिया हमने और सारे आंसर हमें याद हो गए। एक दिक्कत ये भी बच्चों के साथ कि बच्चों को सारे आंसर याद हो गए। उसका मैं समाधान बताऊंगा कि आप लोगों ने जो तरीका अपनाया था सोल्व करने का वो दरअसल गलत था। वो दरअसल बहुत गलत था जो आप लोगों ने तरीका इजाद किया है सोल्व करने का। मैं उस प्रोसेस में आपको चेंज करना बताऊंगा कि कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं आरसी का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वास्तव में आपको बताऊं मैं आपके भोजे के काम आएगा। मैं इस चीज को साबित करूंगा आगे धीरे धीरे, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं रूल्स की, कि आरसी को सोल्व करने के नियम क्या है। पहला और आखिरी नियम कि इसका कोई रूल्स नहीं है, कोई नियम नहीं है। इसमें केवल एक ही चीज चलती है और वो है आप लोगों का कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के अंदर आप लोगों का जीएस का नॉलेज भी इंक्लूड हो जाता है, आप लोगों को समझने सोचने की क्षमता भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो आरसी आप लोगों को सोल्व करनी कैसे करनी है, कॉमन सेंस से। आपको एक भी नियम नहीं लिखना है। हम कैसे सीखे, मुद्दा यह है कि हम इस चीज को कैसे कैच करें। ये चीज है, ये चीज को हम कैसे सीखे, तो इसके लिए हम लोग पुराने पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे।
आरसी के सभी पीवाईक्यूज तो संभव नहीं है, 2013 से ये पेपर शुरू हुआ था, तब से लेकर अभी तक ये पॉसिबल नहीं कि मैं सभी करवा दूं। लेकिन हाँ, मैं 2024, 23, 22, 21 तक करवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों की पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी इसके ऊपर। और ये चारों करने के बाद, मैं फिर कह रहा हूँ, ये चारों करने के बाद आप लोग 2025 का फिर सोल्व करना, पहले नहीं। आप लोगों को ये कब सोल्व करना है? इन चारों पेपर को करने के बाद, सीखने के बाद, कि कैसे आरसी को सोल्व करना ठीक रहता है। ठीक है, लेकिन ये अंतिम कुछ नहीं है, जैसे कि मैं ये कह दूं कि इसके बाद आप लोगों के लिए यही फाइनल, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने स्तर पर भी नई नई चीजें आरसी से सीखते रहना, वो सब हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं करनी है, कोई इसका कोई नियम नहीं होता है। बस एक ही नियम होता है कि आप लोग कितना कॉमन सेंस से अच्छे तरीके से जीएस के नॉलेज का इस्तेमाल कर पा रहे हो यहाँ पे। आप कैसे सामान्य जीवन में जो आप लोगों ने सीखा है, समझा है, उसको कैसे यूज कर पा रहे हो। तो ये सब आपकी क्षमता का खेल है। ठीक है, टाइम का मैंने आपको बता दिया कि हमें 40 मिनट का रख के चलना पड़ेगा, कि 40 मिनट में हमारा पूरा पेपर में आरसी सोल्व हो जाए। और अटेम्प्ट को लेकर एक मुद्दा आ सकता है कि सर आरसी में हम अटेम्प्ट कितने करें। देखो, मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा अभी पक्ष नहीं है बताने का आप लोगों का। वो मेरा दायरा नहीं है, वो मेरे दायरे से बाहर की चीज़ है अभी। मेरे दायरे में जो चीज़ आती है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपको केवल बता रहा हूँ अटेम्प्ट करने का, इसको आप टोटल मत मान लेना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसे 27 आते हैं, तो आप लोग एक या दो क्वेश्चन जो लगे आपको कि टाइम वेस्ट वाले या कठिन है, वो आप छोड़ देना। ऑलमोस्ट लगभग 25 तक टच कर देना आप। अगर 29 तक आते हैं, जैसे लास्ट ईयर 25 में आए थे, तो फिर आप लोग एक दो छोड़ देना। वही नियम है, एक दो छोड़ देना जो बहुत कठिन लगे, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे कुछ आरसी ऐसी आएगी जो मैं सोल्व करने के दौरान बताऊंगा, जो आपको देखकर लगेगा कि बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें हमें फंसना नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि बुद्धिमत्ता ये नहीं है कि हम 1 घंटा या 10 मिनट देकर के आरसी के 27 क्वेश्चन करें। बुद्धिमत्ता ये है कि हम 40 मिनट में आरसी के 22 से 23 या 23 से 24 तक क्वेश्चन करके फ्री हो जाए फटाफट। ये बुद्धिमत्ता वाली बात है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड या फंसाने वाली या ट्रैप वाली आरसी यूपीएससी डालती है, वो दरअसल इसलिए डाली जाती है कि आप लोग उसमें टाइम वेस्ट करो अपना, और फिर यूपीएससी उसका आंसर भी रैंडम मान लेती है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हमें आरसी में 27 में से 27 क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि फंस जाओगे आप, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अब वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे पता करें कि हमें किस में फंसना नहीं है। वो पहली सी बात है कि वो लिमिटेड आती है, एक या दो। तो आप लोगों को देख कर ही समझ में आ जाएगा जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे। और अभी मैं और भी आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा इस पे, तो आप लोगों को फिर ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगेगी। हालांकि जब आप ये क्लासेज कर लोगे सारी, उसके बाद तो मेरा ये मानना है कि आप लोग 29 की 29 आरसी करके आओगे। फिर तो आप लोग कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा कि अब तो 29 पूरी कर देते हैं, अगर एक दो गलती भी हो गया तो भी चलेगा। ऐसा कुछ हो जाएगा आप लोगों, बस पूरा भरोसे के साथ ये आगे से आगे सुनते रहना, सारी क्लासेस देख लेना, समझ लेना, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हमने ये बुनियादी बातें सारी सीखी। इसमें आप लोगों को एक बार क्रक्स बता देता हूँ जो आप लोगों के दिमाग में ऑलवेज क्लियर है, कि एक तो आरसी को सोल्व हमें कैसे करना है, क्या माइंडसेट से करना है, कि हमारे पास टाइम कम है। बस आप लोगों को लेकर के नहीं बैठना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करोगे हो। हमारा दायरा ये होगा कि हम 40 मिनट में फ्री हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज, आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं लगानी है। टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन भी नहीं लगाना आरसी को लेकर, कोई फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। नियम आरसी का कोई नहीं है, आप लोगों को कॉमन सेंस से सीखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। ठीक है, अब देखो, हम शुरू करेंगे 2024 के पेपर से। हम 2024 के पेपर से शुरू करेंगे, और मैं आपको ऐसे ही सोल्व करवाऊंगा जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं। सपोज करो 2024 का पेपर आप लोगों के पास एग्जाम हॉल में आ गया। ठीक है, अभी आप भूल जाओ कि आपने 24 का पेपर देखा है नहीं देखा है, क्या था उसमें क्या नहीं है, वो सब भूल जाओ आप लोग। आप लोग कल्पना करो कि अभी आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके पास 2024 का पेपर आप लोगों के हाथ में आ गया, टेबल पे सामने। ठीक है, आप लोग इसे खोल रहे हो इसको। ठीक है, ये आरसी आ गई, शुरू में आ गई, पहला क्वेश्चन ही है। तो आप लोगों को करना क्या है, देखते ही फर्स्ट प्रोसेस आपको क्या करनी है कि आपको क्वेश्चंस देखना है। आपको ये क्वेश्चंस देखना है। आरसी को पहले कभी मत पढ़ना, उसमें उसमें फिर आप लोग कंफ्यूजन में चले जाओगे, क्योंकि उसकी हर लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगेगी।
तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले क्वेश्चन को देख लेना है। अब मैं बताऊंगा कि हमें कैसे किस तरह से उस क्वेश्चन को देखते हुए बिना आरसी पढ़कर भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि हम लोग बिना आरसी पढ़कर भी उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते कैसे। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में आप लोग आ गए, तो अब इसमें केवल सिंपल सी बात आपने देखी कि इसमें हमें सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष को बताना है। ठीक बात है। देखो पढ़ो पहला, अभी भूल जाओ आरसी में ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं है, छोड़ो। जैसे जीएस सोल्व करते हो आप वैसे सोल्व करना है कि खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अब देखो इसको आराम से कूल माइंड से आप लोग देखना कि खाद्यान्न की हानि बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। पूर्ण रूप से कोई भी चीज उत्तरदायी नहीं हो सकती, ये बात सत्य है, ये हो जाएगा गलत। पूर्ण रूप से अगर उत्तरदायी केवल आप एक चीज को ठहरा दोगे तो फिर बाकी सभी फैक्टर रहते हैं वो फिर निरर्थक हो जाते हैं। अगर यहां पर यह होता कि पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं है तो ये स्टेटमेंट सही होता। देखो कभी भी इसमें मत फंसना आपकी पूर्ण रूप से आगे मैं इस वजह से इसको काट रहा हूं, नहीं नहीं, पूर्ण रूप से वाले भी कुछ में सही मिलेंगे लेकिन उसमें क्या लगा होगा, उत्तरदायी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। पूर्ण रूप से एक चीज उत्तरदायी हो ही नहीं सकती, तो ये बात अगर नहीं में है तब तो ये सही कर दो, और अगर ये पूर्ण रूप से उत्तरदायी है इसको आप कर दो गलत। ये क्लियर गलत होगा। आपको आरसी पढ़ना नहीं पढ़ना उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप डायरेक्ट ऐसे चीज है उसको गलत करो, आगे बढ़ो, दूसरा पढ़ो। अब जैसे देखो पहला आपने गलत कर दिया, अगर एग्जाम हॉल में आपको इसके बाद क्या करना कि अगर एक आपको लीड मिल जाती है गलत की तो फिर आप ऑप्शन में आ जाए करो, पहला कट गया, पहला कट गया, दूसरा भी आपका आंसर निकल के आ गया। लेकिन हमें अभी हम एग्जाम हॉल में एक बार के लिए हटा दो कि नहीं है, ठीक है, वो स्थिति अब बाहर आ जाओ एग्जाम हॉल की स्थिति से। शुरू में बस मेरा इंटेंशन इतना ही था कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में किस पर पहले जाना है, तो आपने एग्जाम हॉल में आप पहले क्वेश्चन पे चले गए। अब देखो इसको दोबारा से समझो एक बार आप कि हमें यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। वापस हम लौटते अपने कमरे पर, अब आप रूम पर इस पेपर को सोल्व कर रहे हो, तो आप पहला स्टेटमेंट पढ़ा आपने, ये गलत हो गया, ठीक है, लेकिन आपका टारगेट केवल आंसर निकालना रूम पर नहीं होना चाहिए। आप लोगों का टारगेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग केवल आंसर निकालो और इसको आगे बढ़ जाओ, नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे में चले जाओ। इसके बाकी के ऑप्शन भी चेक करो। खाद्यान्न की हानि और बर्बादी की प्रचलित प्रवृत्ति से भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर खाद्यान्न की हानि होगी, बर्बादी होगी, तो इससे भूमि की उत्पादकता बिल्कुल प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। ये आपको पता ही है कि कैसी होगी, अगर खाद्यान्न की आप बर्बाद करोगे, अधिक से अधिक डिमांड फसल की होगी और फिर हम अधिक से अधिक उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे। हम हो सकता है अधिक से अधिक अलग अलग फसलों की जगह हम एक फसल को, जो खाद्यान्न फसल होती है जैसे गेहूं, उसकी खेती अधिक करें, धान की खेती अधिक करें, तो उससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति कमजोर होती है। तो ये सब बेसिक है, ठीक है, इसको आप सही कर देना। आगे देखो, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणाम स्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है, ये बिल्कुल सही बात है। कार्बन का फुटप्रिंट, अब देखो एक चीज और देखो आप कि आपको मैं बताता हूँ एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में कुछ चीजें, एक बार इसको यही रोक दो, एक मिनट रुको, मैं नया पेज ओपन करता हूँ। एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, मेरे ध्यान में आ गई, पहले वो देख लो आप, क्योंकि बार बार चीज काम आने वाली अपने। देखो एनवायरमेंट यानी पर्यावरण की भूमिका जीएस में और सी सेट के आरसी में बहुत अधिक है, मतलब आपको बहुत अधिक मिलेगी प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, हर स्तर पर एनवायरमेंट की भूमिका आपको दिखाई देगी। क्योंकि उसका बड़ा कारण एक तो ये कि निश्चित तौर पर देखो एनवायरमेंट का पता सबको होना चाहिए, संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी, ये बात एक अपने आप में ठीक है। लेकिन इसके साथ एक ये भी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर इसके साथ ही होता है प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स में एनवायरमेंट की भूमिका अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। तो एनवायरमेंट के कंटेस्ट में आपको ज्यादा भी नहीं ना तो कम से कम 5 आरसी आपको मिलेगी हर साल, देख लेना आप, 5 से ज्यादा भी, कभी कभी तो 7 से 8 भी मिलेगी आपको। तो एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा समझ विकसित करनी पड़ेगी। वो आप हालांकि जीएस में करते हो, लेकिन मैं कुछ मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताऊंगा आपको, अगर आपको पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उनको आप गूगल करके समझ लेना एक बार। क्योंकि यहाँ पे क्या मेरा दायरा देखो सीमित है, मैं आपको एनवायरमेंट पूरा नहीं पढ़ा सकता,
लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट, नेट जीरो एमिशन, कार्बन सिंक, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पे ध्यान में रखना, ये इंग्लिश में ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोग हिंदी में इनकी तरफ जाओगे तो ब्लंडर हो जाएगा। जैसे देखो इसमें यहाँ पे क्या दिया, कार्बन फुटप्रिंट दिया है। तो जो बिल्कुल बिल्कुल भी एनवायरमेंट के में जानकारी नहीं रखते, वो इन शब्दों पे जरूर अपनी पारंगतता हासिल कर लेना, ये आपको बार बार दिखाई देंगे। कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, की स्टोन। एक की स्टोन और एक चीज और आती है जो आप नीचे कह सकते हो उसको, एक सेक्रेड को, ये तो हिंदी में दिखाई दे जाएगा आपको, आरसी में पवित्र उपवन। एक बेसिक सा शब्द आ जाता है संधारणीय विकास, सतत विकास। एक आता है क्लाइमेट जस्टिस, एक आता है चक्रीय अर्थव्यवस्था, इसके साथ आप सतत दक्षता भी बहुत बार दिखाई देगा आपको, कि दक्षता से हमारे संसाधनों का हमें यूज करना चाहिए। एक आप लोगों को ये दिखाई देगा कि जैसे किसी एक को टारगेट करके आरसी पूछ ली जाती है, जैसे वेटलैंड को टारगेट कर दिया, या फिर आपको भविष्य में दिखाई देगी मैंग्रोव को टारगेट कर दिया, या फिर कोरल रीफ को। वैसे आप लोगों को ये चीज अगर माइंड में रही ना कि आरसी में ये चीजें काम करती है, तो आप वहां पे आंसर निकालने में बिना कोई डाउट के आप तुरंत टिक कर दोगे। एक देखो कोरल रीफ को तो बता दिया मैंने, एक आपको दिखाई दे सकती है जैसे एनर्जी सेक्टर की। ये सब मैं आपको करवाऊंगा, तब आपको मैं बाद में बता भी दूंगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको पता 5 से 4 हमें एनवायरमेंट की मिलेगी, ये तो तय है। तो वहां पर अगर ऑप्शन में आपको ये सब चीज अगर ऑप्शन में दिखाई दे, तो वहां पे थोड़ा सा होल्ड करके आप लोग उसको देख लेना, समझ लेना, वो आपको सही मिलेगा स्टेटमेंट आमतौर पे। जैसे क्या होता है कि आपको की स्टोन का एक्सप्लेनेशन आरसी में मिल जाएगा, लेकिन आरसी में की स्टोन शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसको की स्टोन की जानकारी अगर आपको है, तो आरसी पढ़कर आप पता लगा लोगे कि ये की स्टोन की बात कर रहा है। बहुत बार कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, ये आरसी में बता देगा कि CO2 को हम चट्टानों में अंदर जो भी सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं उसके स्टोरेज के लिए, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, वो हमारे कम दिखाई दे। तो ये एक CO2 को स्टोर करने की एक पद्धति है। ठीक है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की व्याख्या आरसी में दे रखी है, लेकिन ऑप्शन में आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आंसर मिलेगा। ऐसे ही ये सब चीज आप देखना एक बार कि कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, ये सब अलग 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 तकनीक है। ठीक है, तो संधारणीय विकास आपको ऑप्शन में दिखाई दे तो वहां पर आप उसको सही कर सकते हो। क्लाइमेट जस्टिस आपको ऑप्शन में दिखाई दे तो क्लाइमेट जस्टिस पे आप स्टैंड ले सकते हो सही करने के लिए। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात आरसी में कर दी जाती है, लेकिन आरसी में कभी आपको ये शब्द नहीं मिलेगा चक्रीय अर्थव्यवस्था, लेकिन उसका आंसर चक्रीय अर्थव्यवस्था निकलेगा। ओके, तो ये बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि एनवायरमेंट में इनका बहुत बार रिपीटेशन होता है इन चीजों का, तो आपका माइंड अब इसके अनुकूल रहेगा कि ये शब्द पर हमें काम करना है। तो आप लोग ये थोड़ा सा देख लेना। अब वापस हम आरसी की तरफ लौटते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो सकता है कि देखो एक आज है ना एक चीज ये ध्यान रखना आप कि आप लोगों के लिए हो सकता है नई चीज हो आज, कि आप लोग नई चीज सीख रहे हो बिल्कुल, कि सर आरसी बिना पढ़े हम कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो वो सीख जाओ, और उसके साथ में आरसी पढ़ना किस में है वो भी मैं बता दूंगा। आरसी भी पढ़ना है, आरसी को मैं छोड़ने के लिए देखो नहीं कह रहा, मैं फिर बता दूं आपको, आरसी को छोड़ने के लिए मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं आपको प्रोसेस नहीं सिखा रहा हूँ कि हमें इस प्रोसेस से करेंगे तो हमारा कम टाइम में अच्छा आउटपुट आ जाएगा। और थोड़ा सा लेक्चर आज लंबा चला जाए तो आप लोग देख लेना। देखो पहला स्टेटमेंट अपना हो गया गलत। ठीक है,
दूसरे में आ जाओ, दूसरा ठीक है। तीसरे में ये बोल रहा है कि खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणाम स्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। कार्बन फुटप्रिंट का सरल सा मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी देश, इनकी ऐसी गतिविधियां, आप कह सकते हो इनकी गतिविधियां जिनसे CO2 का उत्सर्जन होता हो, उसको हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जैसे कोई, कभी आप रेत पर चलते हो तो रेत पर जब आप आगे चलते हो तो आपके फुटप्रिंट पीछे बनते चले जाते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट, इसका मतलब हम कार्बन का उत्सर्जन कितना कर रहे हैं। और कार्बन का उत्सर्जन का मतलब क्या लिया जाता है, क्योंकि CO2 अधिक मात्रा में है, गैस, ग्रीन हाउस गैस में आप पढ़ोगे तो CO2 मुख्य भूमिका में। तो हम क्या कहते हैं कि CO2 का उत्सर्जन कितना हो रहा है। तो कार्बन फुटप्रिंट का सरल सा मतलब ये होता है, कोई भी व्यक्ति, संस्था, देश की कोई भी गतिविधि जो CO2 का या कार्बन का उत्सर्जन कर रही है, वो कहलाता है कार्बन फुटप्रिंट। जैसे सपोज करो कि आप लोग बाइक चला रहे हो, तो बाइक भी आप लोग 1 किलोमीटर बाइक चलाई तो उसमें आपने कितना कार्बन उत्सर्जन किया, वो कहलाएगा आपका कार्बन फुटप्रिंट। कि आपका व्यक्ति विशेष का कार्बन फुटप्रिंट ये है। हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट, हमारे देश में इतने व्हीकल, इतना ट्रांसपोर्टर सेक्टर से, अलग अलग फैक्ट्री से, ये सब हमारे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख कारक है। तो यहाँ से जो कार्बन फुटप्रिंट निकलता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है। तो अगर हम खाद्यान्न की हानि या बर्बादी में कमी लाते हैं, तो स्वाभाविक है कि कार्बन फुटप्रिंट में कमी तो आएगी आएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को रोकने या कम करने के लिए कटाई के उपरांत या पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं है। कैसे कह सकते हो आप? ये दावा नहीं किया जा सकता कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर इसकी जगह ये होता कि ऐसी टेक्नोलॉजी है लेकिन उसकी लागत अधिक है। टेक्नोलॉजी तो है बट उसकी हो सकता है उसकी कॉस्ट अधिक है, कि वो किसान के पास में एक्सेस के लिए आसानी से उपलब्ध ना हो, या फिर वो लिमिटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगी, किसी ना किसी देश में तो होगी, किसी ना किसी कंपनी के पास तो होगी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो कि जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन है, उसका बड़ा कारण एक मानते पराली। तो पराली जलाने के लिए एक उपाय ये बताया जाता है कि पोस्ट हार्वेस्ट की टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से आप पराली का सदुपयोग कर लो। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल है ही, तो ये गलत हो गया। तो अब देखो, आप लोगों का टारगेट यहाँ पर केवल मात्र आंसर निकालना नहीं होना चाहिए, आप बाकी जो ऑप्शन है उस पर भी काम करो। जैसे आपने क्या काम किया इसमें, इसमें आप लोगों ने एक तो ये काम कर लिया कि ऐसे कुछ कुछ अच्छे अच्छे शब्द है, उनको आप लोग थोड़ा ऑब्जर्वेशन के तहत ऑब्जर्व करो, कि आप लोगों को उनको गूगल करना है, उनको समझना है, और उनको लेकर के ये पहले से प्रिपेयर रहना कि ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जाम में भी दिखाई देंगे। ठीक है। और आपको देखो जो गलत हुए वो ये पता लगाना कि वो यूपीएससी ने गलत क्यों माना है। तो पहला हमारा हो गया। अब आ गया अब आगे आता है एजम्पशन वाला, यानी पूर्व धारणाएं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख लेना, इसको बोलते हैं एजम्पशंस। ठीक है। पूर्व धारणा में बहुत सारे बच्चे जिनको डर लगता होगा कि पूर्व धारणा में पता नहीं क्या है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा में ये मानकर चलो कि ये आपकी ताकत है। ताकत कैसे? अजम्पशन में आरसी का रोल खत्म हो जाता है। अजम्पशन एक बड़ा दायरा आपको देता है, एक मौका देता है कि आप लोग अपने स्तर पर भी सोच करके थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। एजम्पशन की ताकत यह है कि इसमें एजम्पशन आते ही आपको आरसी की तरफ नहीं जाकर के, अगर आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी हाई चांस है। अगर जहां पर कंफ्यूजन होगा तब हम आरसी का यूज करेंगे एजम्पशन में। अदरवाइज आपको एजम्पशन में ये मानकर चलना है कि आरसी के बाहर की बातें जो भी आपको समझ में आती वो आप खेल सकते हो दाव। ठीक है। एजम्पशन को अपनी ताकत बनाना, कमजोरी नहीं। जैसे मैं इसकी बात करूं, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनर्परिकल्पना करने और इसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमें खाद्यान्न की हानि और बर्बादी कम करने के लिए खाद्यान्न का जो वितरण तंत्र है उसको अगर हम प्रभावी बना देते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें तो बिल्कुल स्वाभाविक है, सही होगी, सही कर दो। खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो कि हम सभी नागरिक अगर एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व के तहत अगर हम फूड वेस्ट होता है उसको अगर हम कम करें, तो इसमें कोई मेरे हिसाब से कुछ गलत होगा नहीं। ये तो सभी नागरिकों को एक सामाजिक नैतिक उत्तरदायित्व होना ही चाहिए। तो ये आप लोग इसमें सी लगा दो बस। अब देखो, जैसे इसमें ये आपका पूरा पैसेज खत्म हो गया। अब आपने आरसी का कहीं भी यूज नहीं किया, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जीएस की तरह,
और इसको सोल्व कर दिया। ये इसमें तो चलो सक्सेस हो गया कि इसमें तो हमें आरसी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। हमें वो क्वेश्चन भी आगे दिखाई देंगे आपको, हमें मिलेंगे जिनमें हमें आरसी का यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमारा भाग्य अच्छा है कि इसमें हमें नहीं करना पड़ा। तो इसको आप आराम से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, थोड़ी सी मैं फिर कहना चाहता हूँ, वहां पर कॉमन सेंस आपका बहुत अधिक काम करने वाला है। कॉमन सेंस ही है जो इस पेपर को पास करवा सकता है। साथ में आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना इस मामले को लेकर कि जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मैं बेहतर कर रहा हूँ या बेहतर कर रही हूँ, ये आप कॉन्फिडेंस रखना। क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना तो फिर ये सही होगा नहीं। वहां पे अगर आपको ये डाउट आ गया कि हो सकता है कि नागरिकों का कर्तव्य इसमें बता रखा है या नहीं रखा है, भैया पूर्व धारणा है। पूर्व धारणा में अगर आप जैसे आरसी को पढ़ लो, यहाँ पर रुको आप। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मानव उपभोग के लिए उत्पादित खाद्यान्न के 1/3 की विश्वव्यापी हानि या बर्बादी होती है। ठीक है, इसने बोल दिया खाद्यान्न की बर्बादी होती है। आरंभिक कृषि उत्पादन से लेकर अंतिम घरेलू उपभोक्ता की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान खाद्यान्न की हानि या बर्बादी होती है। ठीक है, होती है। इस बढ़ती बर्बादी के परिणाम स्वरूप लगभग इतना परसेंट भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ है, जिसके मुख्य कारण ये सब है। बर्बाद हुए खाद्यान्न पर व्यय की गई ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ये सब CO2 का उत्पादन होता है। देखो CO2 आ गई, ये कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहा है। क्षय के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में अन्य गैसों का हानिकारक उत्सर्जन भी होता है। खाद्यान्न पर्याप्तता और खाद्यान्न सधारणीयता के चक्कर को पूरा करने के लिए खाद्यान्न की सभी रूपों में हानि या बर्बादी का समाधान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहीं भी नागरिकों के बारे में कोई जिक्र है? आप बताओ, कहीं भी नागरिकों के बारे में कोई जिक्र है इसमें? इसमें कहीं भी नागरिकों के बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें बोला गया पूर्व धारणाएं। तो एजम्पशन को आप अपनी ताकत बनाओ। इसमें आपको डरना नहीं है। इसमें अगर आप डर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि अब आप जैसे नागरिकों के बारे में अगर इसमें खोजना शुरू कर दिया आपने आरसी में, आपको मिलेगा नहीं। तो पूर्व धारणाएं आपकी ताकत है, इसमें आपको डरना नहीं है। ये आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। देखो, कॉन्फिडेंस के बिना फिर क्या है कि ये करने का मजा नहीं आएगा वहां पे। अगर आप वहां पे ये डाउट में आ जाओगे कि यार नागरिक है, नागरिक तो इसमें है ही नहीं, तो वो चीज वहां पर फिर आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब जैसे इसको आरसी को पढ़ने के बाद आपको कोई ऐसा विशेष बेनिफिट हुआ कि आप क्वेश्चन करने में सक्षम हो पा रहे हो? नहीं हुआ। आप डायरेक्ट भी करो तो डील हो सकता है मामला। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि आपका कितना टाइम सेव हो गया। अब देखो एक बार दोबारा इसको मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे इसको साफ कर दो, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, दोबारा एग्जाम हॉल पे आओ। अब आप एग्जाम हॉल में, आपके सामने पेपर आ गया। ठीक है, आप लोग पारंगत हो चुके हो आर्ट्स में। मैं सपोज करो एक बार तुरंत आ गए आप, पहला क्वेश्चन मिला आपको खाद्यान्न की हानि। अच्छा, पहले तो ये देखना है हमें कि ये पूछा क्या है, ये देखा करो कि तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछा है। ठीक है, आगे ये सब कहानी कथा नहीं पढ़ना आपको। इस पर जो खाद्यान्न की हानि बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। पूर्ण रूप से कोई चीज उत्तरदायी नहीं हो सकती, ये हमने सीख लिया। ये गलत कर दो। अब आगे फिर आप यहाँ गलत करने के बाद जब इतना कॉन्फिडेंस रखना आप कि बाकी फिर अगर आप पढ़ना नहीं पढ़ना आपके हाथ में, लेकिन एटलीस्ट आप ये देख लो कि पहले कथन से काम हो रहा नहीं हो रहा है। ये काट दिया आपने, ये सही कर दो। अब आप अपने तरीके से एक बार कॉन्फिडेंस जोन में आने के लिए आप बाकी के स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। जैसे 2-3 इसमें सही हुए तो आप दूसरा पढ़ लो, खाद्यान्न की हानि बर्बादी को, ये सब ये ठीक बात है। तीसरा देख लो, खाद्यान्न की हानि बर्बादी में कमी के परिणाम स्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, ये भी ठीक है। और फिर आगे चौथा, प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ये सब चौथा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, बी आगे बढ़ो। फिर आप पूर्व धारणा पढ़ लो, प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है, ये सब आपने देखा सही है। खाद्यान्न की बर्बादी हानि में कमी लाने को सभी नागरिकों का, ये भी अच्छी बात है। अच्छी अच्छी बातें आपको सही करनी है पूर्व धारणाओं में, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छी अच्छी बातें आए पूर्व धारणा में, सही करो, आगे बढ़ो। अगर इससे अगर आपने इससे 40 मिनट में, अगर मैं कह रहा हूँ 18 भी सही कर दी ना, आप ये सपोज करो 1 घंटा और 20 मिनट में आपके पास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो बचता मटेरियल, न्यूमेरिकल एबिलिटी का एंड मेंटल एबिलिटी का, वहाँ पे आप आराम से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो। आराम से बता रहा हूँ, अगर आपने कहीं से भी अच्छी क्लासेस कर रखी हो, उनकी मैथ रीजनिंग आपको आती है बेसिक, तब आप अच्छे तरीके से 20 क्वेश्चन वहां से निकाल लोगे। 1 घंटा 20 मिनट आपके पास, सपोज करो कितना लंबा टाइम आपको मिल गया, तो वहां से 20 क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे। वहां पे अगर आप 20 क्वेश्चन निकल गए तो इधर 18 आपके कटपीट कर वैसे ही हो जाएंगे। तो हमारी रणनीति होनी चाहिए पेपर को पास करने की, उलझना नहीं हमें ज्यादा, बिल्कुल ही नहीं उलझना हमें। ठीक है, तो ये अपना काम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वही हमें सेम चीज करनी है। पहले क्वेश्चन देखो,
इसमें क्या पूछा है, हमें विवेकपूर्ण या तर्कसंगत निष्कर्ष को बताना है। ठीक है। केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते। ठीक बात है। जब आप इन्फ्लेशन पढ़ते हो इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन के लिए आपको पता है कि मौद्रिक नीति यानी आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति लाई जाती है, और साथ में राजकोषीय नीति जो कि सरकार के द्वारा लाई जाती है। ये आप इन्फ्लेशन के तहत में देखते हो। तो बिल्कुल ठीक बात है, केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति और साथ में बजट समर्थन यानी सरकार की राजकोषीय नीति, इन दोनों के संयोजन से ये मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं। तो ये ठीक बात है। मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार के द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीतियों पर निर्भर है। ठीक बात है, जो अभी हमने ऊपर वाली बात की। तो बिल्कुल तर्कसंगत बात है इसमें। अब इसमें चाहे वो आरसी में लिखे ये बात को, चाहे वो नहीं लिखे, ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ तो हमें बिल्कुल मानने ही पड़ेंगे। तो ये हो गया सी आंसर। दैट्स ऑल। आगे बढ़ो। अब इसमें पूर्व धारणा भी आ गई। पूर्व धारणा आते ही आपके दिमाग में पहली चीज क्या आनी चाहिए कि ये मेरे जोन का काम है। अब मुझे आरसी से ज्यादा मतलब नहीं है। अगर मैं कहीं पे फंसूंगा या फंसूंगी तो मैं आरसी को देखूंगा। ठीक है, ऐसे में मुझे नहीं देखना आरसी। देखो, उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। भाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी, वही वाली बात जो मैं आपको पहले बता रहा था। देखो ये वाली सेम वाली बात, ये वाली पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। मतलब किसी पर हम ऐसे आरोप नहीं लगा सकते कि वही पूर्ण रूप से इस चीज के लिए उत्तरदायी है। पूर्ण रूप से उत्तरदायी कुछ नहीं होता, बाकी बहुत सारी चीजें काम करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो आप, उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। हो सकता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ऐसा कर दे जिससे कि उच्चतर कीमतें हो जाए। हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशन में आप पढ़ते हो, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर कोई कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाए जिससे कि कीमतें बढ़ जाए। जैसे सपोज करो क्रूड ऑयल, इनकी कीमतें बढ़ गई। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाने से आपको पता है देश में महंगाई बढ़ेगी। ऐसा एग्जाम्पल आप और ले सकते हो। जैसे सपोज करो प्राकृतिक आपदा आ जाए। प्राकृतिक आपदा में क्या हो जाए, कोविड-19 आई थी अभी, उस दौरान कीमतें बढ़ गई थी, महंगाई आ गई थी। तो अब इसमें कैसे दावा कर सकते हो आपकी सरकारों की राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी है? बिल्कुल गलत बात है ये, टोटली गलत है, इसको हटाओ। उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित नहीं करती है। किसने बोला नहीं करती है? बंद पत्र जो बॉन्ड होता है, उनको अगर किसी भी चीज को 0,0001% भी प्रभावित करे तो उसको प्रभावित करना ही कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट अलग हो गया कि प्रभावित ही नहीं करती है। अगर यहाँ पर ये होता कि उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंद पत्रों को तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित करती है, वो हो सकता है, फिर भी वो बात आप मान सकते हो। लेकिन इसने तो साफ ही मना कर दिया कि प्रभावित ही नहीं करती है, प्रभावित करती नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होगी। ऐसे इंग्लिश में देखो इसको आप, हाई प्राइस डोंट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये चीज नहीं चलती इसमें। ये एक्सट्रीम है, एक नेगेटिव और ऊपर से एक्सट्रीम, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, इसको लिख सकते हो कि एक्सट्रीम वाली कंडीशन और साथ में नेगेटिव, अगर ये स्थिति मिले वो बिल्कुल गलत होती है। उसमें आपको फंसना नहीं है, सोचना नहीं है, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा तो प्रभावित करती है, भले वो थोड़ा करो। लेकिन यहाँ पर बात अलग है। यहाँ पे ये होता ना कि उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंद पत्रों को कुछ हद तक प्रभावित नहीं करती है, वो आप मान सकते थे कि ठीक है, बात सही है। तो ये भी गलत कर दो आप धूमधाम से, और इसमें आंसर आ गया डी। इसमें भी आपको आरसी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये आपका कॉमन सेंस है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको ये पढ़ना है, तो वो मैं बताऊंगा आगे किन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जब तक मामला चल रहा हो, वैसे स्मूथ चल रहा हो, तब तक आप कोशिश करो स्मूथ चलाने की। ठीक है। और आप है ना एक काम और कर सकते हो। जैसे अभी आप लोगों ने इनके आंसर लगा लिए, तो आप ये आर्ट्स भी पढ़ लेना अपनी संतुष्टि के लिए। अभी रूम पर बता रहा हूँ मैं, एग्जाम और में नहीं बता रहा हूँ। अभी रूम पर आप एक बार इस आरसी को पढ़ लेना, जिससे कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा कि आरसी में भी ऐसा कुछ है नहीं। अभी चाहो तो भी पढ़ लो, आपको कुछ मिलेगा नहीं। जिसकी जैसे देख लो ये रहा, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वह सरकारें भी जो पहले बजट अनुशासन की प्रतिपद्धति परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती है। केंद्रीय बैंकों के द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने के लिए अब ये पढ़ते रहो आप कुछ चीजें वही मिलेगी जो चीज हमें नॉर्मल पता भी है। देखो आरसी पढ़नी पड़ेगी हमें, लेकिन वो कुछ आएंगे आगे, जैसे फिलोसॉफिकल टाइप का कोई आ गया, उनमें आरसी की इम्पोर्टेंट आपको पता चलेगा। सभी चीज की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है ना, तो उसके हिसाब से बात होती है। अब देखो जैसे ये आ गया, इसमें क्या बोला गया, सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष बताना हमें।
नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्य चर्चा में विविध और अंतर विषयक उपागम शामिल होना चाहिए वाले चीज है, तो आप इसको एक बार होल्ड कर सकते हो। सपोज करो एक बार होल्ड करेंगे, हम आगे पहले ऑप्शन देखेंगे कि अगर एलिमिनेशन मेथड से हमारा ऑप्शन यही निकल गया है तो हम इसको सही मान लेंगे, अगर नहीं निकल करके आया तो हम फिर आरसी की तरफ भी जा सकते। आगे देखो, भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। जहां कहीं भी भारत की ऐसी कोई आलोचना आ जाए कि वो इतनी बड़ी आलोचना हो कि ये चीज तो भारत में है ही नहीं, उसको तुरंत गलत करो, ये कैसे दावा कर सकते हो आपकी नहीं है? ये बोल रहा भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। अभाव का मतलब है ही नहीं वो। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये बोल रहा कि है ही नहीं वो, मतलब नेगेटिव, अधिक नेगेटिव है। अगर इसको आप थोड़ा पॉजिटिव रखते तो अपन इस पर एक बार के लिए स्टैंड ले सकते थे, इसको होल्ड कर सकते थे, लेकिन ये तो चीज ही अलग है। भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है जहां अपर्याप्त नीतियों की चिरकालिक समस्या बनी रहती है। देखो यहाँ पर एक चीज के लिए आप देख लो कि यहाँ पर ये बोला गया कि नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है। इसमें मेन टारगेट किसको किया गया है? पैसों को, फंड को, कि वहां पर उनके पास फंड कम है, इसको हम होल्ड कर लेते हैं। हो सकता है कि पैसेज का मूल भाव यही कह रहा हो कि वहां पर फंड की कमी हो सकती है, तो यहाँ पर आप लोग इसको होल्ड कर लो चीज को। लेकिन ये चीज देखो आपको ऑप्शन में समझनी पड़ेगी। जैसे आरसी में खेल क्या हो रहा है पूरा, कि आपको ऑप्शन पे अधिक काम करना है के बजाय उस आरसी को पढ़ने पे कम, ऑप्शन पे अधिक। जैसे इसमें बोला गया अपर्याप्त नीतियों की, तो यहाँ पर आप एक बार के लिए होल्ड कर लो कि क्या पता आरसी में अगर ये चीज अपर्याप्त नीतियां मिल गई तो मैं इसको सही कर दूंगा या सही कर दूंगी, ठीक है? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण उनमें योजनाबद्ध विकास कर पाना अत्यंत कठिन है। बिल्कुल गलत बात है। ये ये चाइना भी तो करके दिखाया है। तो ऐसा अगर किसी तरह की एक्सट्रीम बात होती है तो बहुत अत्यंत कठिन काम है। और रीजन क्या दिया? जनसंख्या का उच्च घनत्व है, व्यापक गरीबी के कारण उनमें योजनाबद्ध विकास कर पाना अत्यंत कठिन है। मतलब योजनाबद्ध विकास कर पाने के कारण देखो क्या बता रहे हैं कि पॉपुलेशन की हाई डेंसिटी। नहीं नहीं, गलत बात है। हमारे भारत में भी बहुत जगह अच्छे काम हुए जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है, तो ये चीज गलत है। अब देखो हमारे सामने क्या दो चीज निकल गई आई। अगर अपर्याप्त नीतियों का बात, अपर्याप्त नीतियों की प्रॉब्लम जो इसने बताई है, अगर इसमें मुझे मिल गया या तो मैं इसको कर दूंगा या कर दूंगी। और अगर अप्रोच की बात हुई कि ऐसा कोई पाठ्यक्रमों की अलग अलग तरीके से ये उपागम की बात कर रहा है, तो फिर हमें ये सही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचे ले देकर। देखो अब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के साथ में, कॉमन सेंस के साथ में, आरसी का इस्तेमाल करते हुए जैसे भी करके हमारा देखो आंसर आना चाहिए, और वो भी कम समय में। अब देखो भाई, अब आपके दिमाग में क्या है कि आपको आरसी से मतलब नहीं है कि इसमें क्या पूछा गया है। एक बार के लिए इसका मूल भाव जानने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, लेकिन वो अलग कंटेक्स्ट में पड़ेगी जो मैं बता दूंगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि एक दार्शनिक टाइप के आते हैं आरसी, उसमें मूल भाव जानने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें तो आपके पास में खुले तरीके की बात है कि अगर इसमें निधियों की बात आ गई तो निधियां कर देना, अगर ये मुख्य भूमिका में रही है अप्रोच की बात तो ये कर देना। अब देखो फटाफट इसको देख लो कि हम न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं, ठीक है? तो ऐसा इसलिए कि उनकी सीमाओं में एक विशाल तंत्र उपागम, देखो ये अप्रोच की बात करने लगा है यहाँ से, वाली योजना लागू की गई थी। इस तंत्र सिद्धांत का आधार, ये सब आधार है। और ठीक है, पश्चिम के आरंभिक विश्वविद्यालय ने व्यवसाय को आयोजना प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया। अब देखो इसमें कहीं पर भी फंड की बात है, इस पूरी आरसी के अंदर कहीं पर भी फंड की बात है। तो अब आप लोगों का दिमाग को आप लोग ऐसी ट्रेनिंग दो कि आपको ऑप्शन में जो चीज है वो चीज अगर नहीं मिले, वो चीज देखो खोजनी फास्ट है। अब आप लोगों को ये फंसना नहीं इसमें कि आप एक एक चीज संगणन, सांख्यिकी, इनका ये सब आप यहाँ पे समझने बैठ जाओ। इतना टाइम नहीं था हमारे पास, टाइम 2 घंटे का बस, हमारे पास टाइम 2 घंटे का है। हमारे पास में इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसकी एक एक लाइन को पढ़ ले और समझ ले वहां पे। जैसे अब इसका उल्टा तरीका लो आप, कि आप लोग पहले इसको पढ़ोगे, फिर आप इसको करोगे, फिर पूर्व धारणा करोगे, तब दोबारा इसको पढ़ना पड़ेगा। वो अप्रोच से आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, आपको आरसी करने में 1.25 घंटा भी लग सकता है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें फंड की बात नहीं तो इसको काट दो, सिंपल अप्रोच शुरू में मिल गया, इसको आगे बढ़ो, करके आगे बढ़ो। पूर्व धारणा के पूर्व धारणा ओपन, मामला ओपन है, मैंने पहले बता दिया। भारत को नगर व्यावसायिकों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिनके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। ये ठीक बात है, आप कह सकते हो कि हमारे पास अगर ऐसे अच्छे जो व्यावसायिक है, अगर वो आएंगे तो हमारे कुछ हद तक चीजें काम आएगी। जैसे देखो इंग्लिश देखो आप,
इंडिया नीड्स ए न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स। अगर हमारे पास अर्बन प्रोफेशनल है जो नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस, मतलब मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस का नॉलेज रखते हैं, तो वो ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छी अच्छी बात है, तो आप सही कर दिया करो। वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में तंत्र उपागम में प्रशिक्षण देने की क्षमता या सामर्थ्य नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक्सट्रीम में नेगेटिव है, भारत की बुराई है। भारत की बुराई हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई तो ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें क्षमता है। ये तो बात कर रहा है भारतीय विश्वविद्यालयों में, सभी भारतीय विश्वविद्यालयों की बात कर दी है इसने। गलत कर दो केवल एक। दैट्स ऑल। आगे बढ़ो। 13 में आ जाओ। पढ़ो पहले क्वेश्चंस क्या है। केंद्रीय विचार पूछा है, ठीक है। विचारों को एक बाजार के रूप में निर्मित सोशल मीडिया। अच्छा एक चीज बता दूं, जैसे बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन हो सकता है कि वहां पर एग्जाम हॉल में पेपर पर लिखना है या नहीं लिखना है। आप लिख सकते हो धूमधाम से, कोई चेक नहीं कर रहा, ठीक है। रफ वर्क का लास्ट में आता है, लेकिन लास्ट में आप जाओगे करने के लिए तो उसका फायदा क्या मिलेगा आपको। तो यहीं पे साइड में जो जगह मिलती है ना, ये वाली, यहाँ पे खूब यूज करो इसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो केंद्रीय विचार पूछा है। विचारों को एक बाजार के रूप में निर्मित सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब बात किसकी हुई है कि अगर सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पर आप हल्का सा माइक्रो सेकंड ये सोच लेना कि अगर आरसी में सोशल मीडिया की पॉजिटिव कंटेक्स्ट की बात हो गई, यानी अगर सोशल मीडिया के पॉजिटिव कंटेक्ट की बात हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव हमें भाव आ गया, पॉजिटिव मूल मर्म जो आरसी का निकल के आ गया, तो हम इसको सही कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं कि सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है, तो इसको हम कर लेते हैं होल्ड पे। सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं है, बल्कि कंपनियों के द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद है। अगर आरसी में सोशल मीडिया का नेगेटिव इंपैक्ट आ गया तो हम इसको होल्ड पे लगा सकते भी, क्या पता आरसी नेगेटिव बात कर रही हो। सोशल मीडिया का सृजन लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। अगर आरसी में सोशल मीडिया और लोकतंत्र, इन दोनों के संयोजन जैसा कुछ आ गया कि सपोज करो आरसी ऐसी हो। अभी देखो हमें हमें पता ही नहीं कि आरसी में क्या है, अभी हमें पता ही नहीं आरसी में क्या है। हम केवल ये अनुमान लगा रहे कि क्या क्या आरसी में पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो इससे चीजें आसान कैसे हो जाएगी आप लोगों के लिए, कि यहाँ पर आप लोगों को दिमाग में कितनी क्लियर चीज है कि आप लोगों के पास में 4 विकल्प, चारों विकल्प में आपको जो विकल्प आरसी मिल गया आप उसको सही कर दोगे। अगर आप डायरेक्ट आरसी पढ़ोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आज के विश्व में सोशल मीडिया सुशिक्षित सामाजिक जीवन के लिए अप्रिय है। अगर सोशल मीडिया के सुशिक्षित सामाजिक जीवन की बात आ गई, अगर इसकी बात आ गई तो हम इसको भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वो बात बहुत एक्सट्रीम आनी चाहिए, जैसे इसमें बोला ना अपरिहार्य है। हालांकि एक्सट्रीम इसको आप गलत कर सकते हो यहाँ पे कि सुशिक्षित सामाजिक जीवन के लिए सोशल मीडिया क्यों। अगर आपका परिवार में सोशल वैल्यूज, जो मॉरल वैल्यूज होती है, वो अगर बहुत अच्छी है आपके परिवार में, जैसे कि अगर आपके वैल्यूज इतनी बेहतर है कि आपको दूसरों का सम्मान करना आना चाहिए, आपके अगर मातृ सत्तात्मक परिवार जैसा कुछ व्यवस्था हो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप महिलाओं से डील कर सकते हो, महिलाओं को सम्मान करते हो आप, तो ये सब वैल्यूज आप वैसे भी सीख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया ही अपरिहार्य है इसके लिए, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। लेकिन हम एक कंडीशन मानकर चलते हैं कि अगर सोशल मीडिया के पॉजिटिव कंटेक्स्ट में आरसी मिला और सुशिक्षित सामाजिक जीवन की बात की तो हम इसको मान लेंगे। आपके सामने बिल्कुल क्लियर बात है अब कि आपको क्या तलाश करना है। सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में या तो पॉजिटिव चीज मिलेगी आरसी में, या नेगेटिव चीज मिलेगी, और या फिर लोकतंत्र वगैरह इन सबका संयोजन मिलेगा। आ जाओ आरसी में। इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज एक ही प्रकार के श्रोताओं को नियंत्रित नहीं करती है, ठीक है। देखो शुरू में इसने बात क्या कही है कि श्रोताओं को कंट्रोल नहीं करती, प्रत्येक आवाज एक ही प्रकार के। इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा मामला नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होने की चांस हाई है। जब उच्च पूंजी वाले अनाम निजी संगठन अपने विचारों हेतु अधिक स्थान के लिए भुगतान करते हैं तो वे प्रभावी रूप से अपेक्षाकृत ऊंची आवाज खरीद रहे होते हैं। ये देखो कितनी नेगेटिव बात कही इसने। जिसके पास पैसा है वो वहां पर अपनी आवाज खरीद लेगा। यदि डिजिटल क्षेत्र में राजनीतिक संवाद निर्वाचन जीतने तक अपने प्रतिद्वंदी को मात देने का मामला हो तो राजनीतिक गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। ये देखो आप, सोशल मीडिया के ध्यान का केंद्र ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने तक सीमित है जो अधिकांश प्रयोक्ता संलिप्तता सृजित करे, भले ही विषय वस्तु कितनी भड़काने वाली क्यों न हो। विषय वस्तु कंटेंट सोशल मीडिया का जो भी हो, जैसा भी हो, बस इनका काम क्या सोशल मीडिया पे ध्यान का केंद्र ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देना है जो ज्यादा भड़कने वाली हो। क्यों? क्योंकि उससे व्यूज ज्यादा आएंगे। व्यूज ज्यादा आएंगे सोशल मीडिया पर, वही पॉपुलरिटी ज्यादा अधिक होती है। आपको पता ही, आप देखते हो, चाहे इंस्टा देख लो, चाहे फेसबुक देख लो, चाहे ट्विटर देख लो, चाहे कुछ भी देख लो आप, XYZ, उन पर जो भड़काने वाली चीजें होती है, तड़क भड़क वाली होती है,
उन पर ज़्यादा व्यूज़ आपको दिखाई देंगे, नीचे कमेंट भी अधिक दिखाई देंगे उन पर। तो कुल मिलाकर के मामला आपको पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि नेगेटिव है। अब एग्जाम हॉल में ये सब चीज़ें आपको, अब मैं तो समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है ना। जैसे अब आप एग्जाम हॉल में सपोज कर बैठे हो, आपके दिमाग में ये देखो ऑप्शन से क्लियरिटी आ गई। एक तो क्लियरिटी आ गई ऑप्शन को देखकर कि आप लोगों के पास में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा करके कुछ आएगा दिमाग में, तो आप कर दोगे। लोकतंत्र के साथ में सोशल मीडिया पर सशक्त की बात आई तो आप इसको सी को कर दोगे। ठीक है, अब फटाफट आप एग्जाम हॉल में, इतना समय तो समझाने में लग रहा मुझे, वरना आपको नहीं लगेगा कि इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज ये सब ठीक है। जब पूंजी अनाम यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि ये सोशल मीडिया की आलोचना कर रहा है। यहाँ पर देखो राजनीतिक गुणवत्ता को पूरी तरह प्रभावित करने वाला मामला दे रहा है ये। तो ये कुल मिला के नेगेटिव चीज की बात करें तो इसमें हो जाएगा बी। अब यहाँ पर देखो लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया गया है, सुशिक्षित समाज सामाजिक जीवन के लिए, बिल्कुल गलत है ही नहीं। तो ये सब हटा दो आप, इसमें आंसर हो जाएगा बी। अब देखो आ जाओ अजम्पशन में, इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है। ठीक बात है, ये इस आर्ट्स में भी बोल दिया गया है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है। अगर कोई इंटरनेट पर बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा हो, लेकिन उसकी एक्सेस, उसकी डिजिटल एक्सेस लिमिट में है, तो वो समावेशी कैसे हो सकता है इंटरनेट? जबकि तड़क भड़क जो वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा लोगों तक जा रही है। और दूसरा, जिस पॉलिटिकल पार्टी के बाद पास में ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पर एक्सेस हो तो वो ज़्यादा प्रभावित करेगा जनता को, जिसके पास कम होगी वो कम प्रभावित करेगा। तो समावेशी तो नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। इंटरनेट किसी देश में राजनीतिक गुणवत्ता को कर सकता है, बिल्कुल प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। ये बात सत्य है, तो हमने पढ़ भी लिया, तो ये तो ईजी था। ठीक है, तो अब इससे आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? आप लोगों ने ये सीखा है कि हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस किस पे करना है, क्वेश्चंस पे, अंदर के ऑप्शंस पे। आरसी में आपको उलझना कम है, लिमिट में उलझना। जैसे इसमें हमें आवश्यकता महसूस हुई, इसमें हमारे पास में 2-3 ऑप्शंस अलग-अलग तरीके से निकल करके आ गए, तो हमें इसमें आवश्यकता महसूस हुई, हमने आरसी को पढ़ लिया, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको जल्दी पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो जितनी छोटी होगी ना, जैसे देखो ये कितनी छोटी सी आरसी है, उसको पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो वो तो वैसे भी अच्छी बात है, छोटी आरसी आप जल्दी पढ़ लेना। जो भी आगे मैं बात कर रहा हूँ फिलोसॉफिकल टाइप की आरसी भी आपको खूब मिलेगी, तो उनमें छोटी रहेगी वो, तो उनको पढ़ने की आवश्यकता आपको लगेगी। जैसे देखो ये देखो आप, इसमें क्या पूछा, पूर्वधारणा। पूर्वधारणा आते हैं सबसे पहले तो आपको क्या रखना, अपना माइंड को कूल रखते हुए राजी खुशी करना है, घबराना नहीं है कि ये तो आपके आपके हैंड में मामला है ना, ये तो आरसी का रोल ही खत्म कर दिया इसने। प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए सरकारों की तुलना में माता पिताओं की भूमिका अधिक है। प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए कैसे कह सकते हो, माता पिताओं की भूमिका अधिक है? भाई एजुकेशन का सिस्टम है वो तो गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो बनाएगी नहीं, अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगी, वहाँ पे अच्छे टीचर्स की नियुक्ति नहीं करेगी, तो उसमें माता पिता क्या कर लेंगे? तो ये तो, अगर यहाँ पर देखो ये होता कि आधारभूत नैतिक मूल्यों वाली शिक्षा जैसा कुछ होता, कि जैसे प्रभावी नैतिक युक्त मूल्यों की शिक्षा के लिए अगर ये बात होती, इसमें बिल्कुल आप कह सकते हो माता पिता की भूमिका अधिक है, ये आप कह सकते हो कि सरकारों का काम नहीं है कि आपको नैतिक मोरल एजुकेशन ये प्रोवाइड करवाए। तो इसमें आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही होता। लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है विद्यालयों की, तो विद्यालय का काम माता पिता बेचारा क्या करेगा? अगर कोई गरीब है, मजदूरी करता है और उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, और वह सरकारी विद्यालय में ना तो अच्छे अध्यापक है, ना वहाँ पे क्वालिटी है, ना वहाँ के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, ना वहाँ पे कोई नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, ना वहाँ पे कोई न्यू इनोवेशन सिखाया जाता है, वहाँ पर ना अच्छे रिजल्ट्स मिलते, तो माता पिता बेचारे क्या कर लेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखना, ये गलत है। आगे देखो, ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। ठीक बात है, यहाँ तक मामला ठीक है। आगे देखते हैं, और पूरे देश के लिए एक समान हो, प्रकट की गई समस्याओं का समाधान कर सकता है। समाधान तो कर सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए एक समान हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो नामुमकिन बात है ना। अगर आप सपोज करो पूरे देश के लिए एक समान हो, तो हमारे यहाँ कितनी विविधता है, विविधता है, डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में अलग है, साउथ में अलग है, वेस्ट में अलग है, और ऊपर अलग है नॉर्थ इंडिया में। तमिलनाडु के अंदर एक समान हो ही नहीं सकता, केरल में एक समान हो ही नहीं सकता, वहाँ पे मलयालम भाषा है। ऊपर आंध्र प्रदेश में जाओगे तेलुगु भाषा है, कर्नाटक में कन्नड़ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर असमी है, मणिपुरी है। तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि एक समान आप ऐसा कोई सिलेबस उनको पकड़ा दो। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। अब इसमें देखो कि मैं फिर कह रहा हूँ, आपको एग्जाम हॉल में जो ऑप्शंस आएंगे उनको लेकर के डीप में सोचना है। इसमें आपको माथापच्ची नहीं करनी है। ये अब इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी है, इसमें क्या कर लोगे माथापच्ची करके? आप पूरा पढ़ोगे, आप ले दे के कुछ मिलेगा नहीं।
आप पढ़ लो चाहे इसको देखकर, अगर आपको इसमें मिल जाए कुछ ऐसी चीजें, मिलेगी नहीं, पूर्व धारणा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो इसमें क्यों उलझना है फालतू में। जहाँ पर आवश्यकता होगी हम उसमें भी जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा। जैसे हमने लास्ट वाले में गए थे सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो जिसमें आवश्यकता होगी उसमें चले जाएंगे हम। तो इसमें हुआ डी। आगे देखो, अब ये क्या बोल रहा है, केंद्रीय विचार देख लेते हैं भी। देश में गरीबी के संपूर्ण उन्मूलन से हमारे स्कूली बच्चों के न्यून प्रदर्शन की समस्या का समाधान होगा। अगर आरसी में गरीबी के संपूर्ण उन्मूलन से अगर स्कूली बच्चों के न्यून प्रदर्शन की समस्या के समाधान की बात की गई है, तो मैं ये सही कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है। माता पिता और शिक्षकों को मौद्रिक प्रोत्साहन देना बच्चों के एकेडमिक प्रदर्शन में सुधार लाने की एक रणनीति है। अगर इस स्ट्रेटजी की बात हो गई, अगर पैसा दे करके प्रदर्शन में सुधार लाने की स्ट्रेटजी की अगर आर्ट्स में बात हो गई, तो ये हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसको भी। सार्वजनिक नीति से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि युवाजनों के सामर्थ्य और उपलब्धियां उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो। ऐसी पॉलिसी बने जिससे कि इनकी जो अपेक्षा होती है उनके अनुरूप ये सब चीजें, पाठ्यक्रम वगैरह सब चीजें हो, ये बात कहना चाह रहा है। जब तक कुछ स्कूली उत्तीर्ण बच्चे कृषि में वापस नहीं जाएंगे, अच्छा कृषि में वापस नहीं जाएंगे, भारत जनसंख्या के लाभांश को लाभ नहीं उठा सकता ना, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। ऐसा देखो, कभी भी हार्ड एंड फास्ट रूल आता है ना, उसको आप गलत कर सकते हो, क्योंकि ये तो एक कंडीशन दे दी इसने कि अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, इसका लाभ हम तभी उठा पाएंगे जब कृषि में वापस जाएंगे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ ऐसे एक कंडीशन के बेस पे, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जनसंख्या के लाभांश से उसका लाभ हम तभी उठाएंगे जब कृषि में वापस जाएंगे, हमें मतलब कृषि में लौटना पड़ेगा कुछ स्कूली उत्तीर्ण बच्चों को। तो ये कोई ऐसी कंडीशन तो वैसे भी आउट कर देना आप। ठीक है। अब ऐसा आपको, आपके दिमाग में एकदम ट्रांसपेरेंट मामला है, मौद्रिक प्रोत्साहन की बात हो गई, अगर इसमें हो गई तो आप चुपचाप इसको कर देना और आगे बढ़ जाना। गरीबी के उन्मूलन की बात हो गई, इसको कर देना, आगे बढ़ जाना। अगर इनके सामर्थ्य और अपेक्षाओं की बात हो गई तो इसको कर देना। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मामला है। अब देख लो, अब जैसे ये 8वीं कक्षा में पहुंचते, ये सब होते, ये सब आप इस पे डेटा पे जाओ ही मत, कौन 8वीं कक्षा में जा रहा है, कौन कितनी आयु सीमा में, क्या मतलब इनका एक चौथाई वगैरह को, ये सरल पाठ में ठीक है। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये चीज जो है ना, ये चीज ये मुझे चाहिए आरसी के अंदर, अगर ये मिली तो मैं ये सही करूंगा। अगर मुझे अपेक्षा सामर्थ्य इन सब की बात हो गई तो मैं इसको सही कर दूंगा। आगे देखो, ये सब नहीं कर पाते, प्रारंभिक स्कूल से प्रत्येक वर्ष लगभग इतने 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 प्रवेश करते, ठीक है, कम से कम संगठित क्षेत्र कार्यबल में तो प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि 18 वर्ष के नहीं हो जाते। यहाँ तक आपको कहीं पर भी गरीबी, मौद्रिक प्रोत्साहन, अपेक्षा सामर्थ्य इनका जिक्र नहीं मिला, तो इसका मतलब ये तो हमारे कोई काम का नहीं। यहाँ तक अनेक परिवारों के लिए बच्चे स्कूल में इस स्तर तक पहुंचने वाले उनके परिवारों के पहले बच्चे थे, माता पिता और बच्चे अपेक्षा करते कि स्कूल से निकले। देखो यहाँ पे एक बात हो गई अपेक्षा की, शायद ही कोई वापस कृषि में जाना चाहेगा। दूसरी ओर एकेडमिक सामर्थ्य के संदर्भ में कहाँ पे गरीबी की और मौद्रिक प्रोत्साहन की चर्चा नहीं है इसमें। सी कर दो बस, आगे बढ़ो। अब देखो, अब आपको आर से भी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है ये भी देखो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर आप सपोज करो आपने क्वेश्चंस पहले नहीं पढ़ा और फिर आप आरसी को पढ़ के कर क्या लोगे, कि आप इसमें क्या सीखना क्या चाहोगे आप आरसी को, आपको हमें सीखना थोड़ी है, हमें तो आंसर निकालना फटाफट से। तो आप इसको अगर लाइन टू लाइन पढ़ ले, तो जैसे अभी तक आप में से बहुत 99% यही करते आ रहे हैं कि पहले आरसी आई और उसको पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन पे जाओगे। तो आप इसको पढ़ने के बाद में जब क्वेश्चन करोगे ना, तब भी आपको वापस आना पड़ेगा इस पे। तो क्यों ना पहले क्वेश्चन पे चले जाओ, टाइम तो बचेगा हमारा। ठीक है, आगे आ जाओ, इसमें आ जाओ। ये हमारा 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के विषय में लेखक की सोच को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, लेखक की सोच बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को अवश्य महत्व देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको होल्ड कर लो। अगर आरसी के अंदर विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता, अगर वैज्ञानिकों के बारे में जिक्र आ गया, वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता के बारे में जिक्र आ गया, यानी कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट अगर आ गया, तो मैं इसको कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है। विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है और लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन के लिए इसका अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये भी अच्छी बात है, इसको भी होल्ड करेंगे हम ये देखेंगे कि विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है और लोगों को वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, लोगों में बिल्कुल करना चाहिए। अगर ऐसी बात हो गई कि विज्ञान और लोगों के बीच कनेक्टिविटी दिखा रहा हो कि विज्ञान से लोगों को वैज्ञानिक ज्ञान वगैरह बढ़ाना चाहिए, तो इसको हम कर देंगे। ठीक है। विज्ञान में हुई प्रगतियों के द्वारा ही औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई है, द्वारा ही, ये थोड़ा एक्सट्रीम है, इसको काट सकते हो आप। ये बोल रहा है कि विज्ञान में हुई प्रगतियों के द्वारा ही औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, औद्योगिक क्रांति के और भी बहुत सारे कारण रहे, वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते होंगे।
तो ऐसा तो एक्सट्रीम है, इसको तो उड़ा सकते हो आप। विज्ञान को सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, ठीक है, किंतु सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। देखो यहाँ पर आप एक चीज देखो कि इसमें बोला गया विज्ञान को सत्य का और सामाजिक कल्याण का, मतलब विज्ञान को किसके साथ लिंक कर दिया इन्होंने, सामाजिक कल्याण के साथ में। तो अब आप लोगों की अप्रोच बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि पहले हुई थी कि अगर वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता की बात आ गई तो मैं इसको कर दूंगा, अगर लोगों को वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन की बात आ गई तो मैं इसको देख लेंगे हम, और या फिर विज्ञान और समाज के कल्याण की बात आ गई तो इसको देख लेंगे। ठीक है, फटाफट देखो पैसेज में हम ये मान लेते हैं कि विज्ञान का एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, विज्ञान और सामाजिक उत्तरदायित्व शुरू में दे दिया, आगे पढ़ना ही नहीं है, सामाजिक कल्याण वगैरह उत्तरदायित्व शुरू में दे दिया, आगे क्यों जाना फालतू में, सिंपल है। आपको देखो ऐसे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा तभी, क्योंकि टाइम बचेगा। ऐसे अगर आप ज़्यादा इनमें फंस जाओगे ना पढ़ने में, टाइम ही नहीं रहेगा। अगर आप इसको टाइम लगा दोगे तो फिर बाकी के जो क्वेश्चन सरल सरल होते हैं, मेंटल एबिलिटी के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, वो नहीं कर पाओगे आप। इसको देखो, ये बोला गया है प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित। ठीक है, विज्ञान के बिना मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। कितनी एक्सट्रीम बात है, गलत कर दो। यह विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति की नियति को निर्धारित करेगा। अच्छा, विज्ञान ही नियति को निर्धारित करेगा? नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि विज्ञान कैसे करेगा। अब ये कितने एक्सट्रीम है, आपको पढ़ने से लग रहा है ना कि विज्ञान के बिना तो मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। जब विज्ञान की तो आप कितना मानते हो, औद्योगिक क्रांति के समय विज्ञान की बात होने शुरू हुई थी लगभग 1850 के आसपास, उससे पहले क्या मानव जाति का अस्तित्व नहीं था? और अगर भविष्य में अगर विज्ञान की नहीं रहा तो भी क्या मानव जाति की नियति को निर्धारित करेगा? या रहेगा तो करेगा या नहीं रहेगा तो करेगा, कुछ नहीं, ऐसे ऐसा कुछ दावा थोड़ी किया जा सकता है। अब ये पूर्व धारणा आ गई तो इसमें तो पूर्व धारणा में तो कोई आपको तनाव ही नहीं आना चाहिए। आधुनिक जीवन की विभीषिका विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम है। अच्छा, ये देखो सीधा आरोप लगा रहा है एक चीज पर कि आधुनिक जीवन में जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स है, विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब होता है कंपल्सरी, अनिवार्य है, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि विज्ञान ही कारण है, अनिवार्य कारण है, अनिवार्य परिणाम है, इसी वजह से हम आज आधुनिक जीवन हमारा ऐसा बेकार हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञान अपनी जगह ठीक है, विज्ञान पर यह आरोप आप नहीं लगा सकते कि ये एक अनिवार्य कारण है। आप अच्छा इस्तेमाल करो विज्ञान का, कौन मना कर रहा है आपको। सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है वह यह है कि विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया है। अब देखो यहाँ पर आप चीज एक बार रुक जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कोई एक्सट्रीम बात है या फिर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है ये, या फिर किसी भी कंटेक्स्ट में कोई किसी एक पक्ष की बुराई कर रहा हो, कि जैसे कभी कहता है कि भारत के पास में ये चीज का अभाव है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, या ऐसा कुछ भी, मतलब आपको जो पहले हमने पूर्व उदाहरणों में पढ़ा था, ये 100% सही होगा। अगर मुझे एग्जाम में बिना पढ़े मेरे पास में लास्ट के मूवमेंट बचा है और ओएमआर शीट भरते हैं ना लास्ट में 1-2 मिनट, और मेरे सामने ये बात, ये पैसेज आ गया, तो मैं इसको सही करके बी को करके आगे बढ़ूंगा। क्योंकि उसका कारण क्या है कि इसके अंदर जब तक एक्सट्रीम बात नहीं की जाती, पूर्व धारणाएं सही चली जाती है। ठीक है, अभी इसमें ये अच्छी बात लग रही है कि सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है वह ये है कि विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया। ठीक बात है। अब आप जब ये पढ़ोगे तो आप, अगर आपके पास हल्का सा टाइम है तो आप इस बात को इससे भी साबित कर सकते हो। आप पढ़ लेना, इसमें ऑलमोस्ट आपको सेम सिमिलरिटी मिलेगी। और बल्कि मेरा तो मानना ये है कि व्यक्तिगत तौर पे कि जब तक आपको ये एक्सट्रीम, जैसे ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, दोनों में फर्क नजर आ रहा है आपको कि आधुनिक जीवन की विभीषिका विज्ञान की प्रकृति के अपरिहार्य, एक्सट्रीम बात है। और ये सरल सी बात है कि हमने एक पहलू को अनदेखा किया ऐसा करके, और विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया। ये सब हम चीज एक नॉर्मल तरीके से सोच सकते हैं कि हम एक पहलू को अनदेखा करने की बात कर रहा है, सामान्य सी बात कर रहा है। तो ये उस पर अपनी बात को रखना चाह रहा है लेखक। ठीक है, आप इसको कर सकते हो। अब देखो, यात्रा करते समय हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो हम किनके बीच अंतर करना सीखते हैं, कल्पना समझ। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट आप डिपेंड हो आरसी पर। जो आपको कह रहा था ना कि आपको फिलोसॉफिकल टाइप की आरसी मिलेगी, तो यहाँ पर आप कंप्लीट डिपेंड हो आरसी पर। ऐसी छोटी है, फटाफट से इसमें पढ़ के निकाल लो चीज। केवल दीर्घ अनुभव से और ऐसे कई समुद्र तटों पर जहाँ उसकी भाषा नहीं बोली जाती, वह अपने शोधों को पसार कर बैठने से व्यापारी जान पाएगा कि उसके पास जो संग्रह है उसका मूल्य क्या है और अपनी पसंद में क्या स्थानीय और क्या सार्वभौमिक है। देखो, यही बात कर रहे हैं आप, स्थानीय सार्वभौमिक की। न्याय, प्रेम और सम्मान, शिष्टाचार जैसे कोमल पदार्थ वास्तव में, ये देखो न्याय, प्रेम, सम्मान, ये सब वैल्यूज की बात है। तो ये तो इजी था वैसे भी, ये तो ठीक है। ये आ जाओ 34, निम्नलिखित पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाओं में कोई दिक्कत नहीं, यात्रा से मनुष्य की समझ विकसित होती है, बिल्कुल होती है। यात्रा से उनको सहायता मिलती है जो मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है वह लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है। एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है वह लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है।
सुलझा तो सकता है, ऐसी तो कोई हम ये कह नहीं सकते कि नहीं सुलझा सकता। और अगर दूसरे कंटेक्स्ट में इसको देखें तो ये बात गलत भी साबित हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर ये मामला चला गया, देखो आपको मैं अगर प्रैक्टिकल बताऊं, एग्जाम हॉल के दृष्टिकोण से दबाव हमारा एग्जाम हॉल में खूब रहता है, तो ये मामला देखो यहाँ पर 50-50 है। ये आरसी है, आपके ऊपर है, आप इसको अटेम्प्ट करो, आपके ऊपर इसको ड्रॉप करो। क्योंकि यहाँ पर आप ये सत्ता में अगर यहाँ पर ये आ जाता कि एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है और वो लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा देगा, तब तो हम इसको क्लियर गलत कर सकते हैं। ये बोल रहा सुलझा सकता तो ये सही, एग्जाम हॉल में इसको सही करूंगा, एग्जाम हॉल में मैं इसको सही करूंगा। लेकिन अब मुद्दा ये है कि यूपीएससी ने इसका आंसर माना ए। तो जो मैं आपको शुरू में भी कह रहा था कि हमारी कुछ आरसी तो ऐसी होगी जो कि गलत होगी हमारी, जो क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप देखो आरसी को पढ़ लो तो भी फायदा मिलने वाला नहीं है, कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको। केवल दीर्घ अनुभव से और ऐसे कई समुद्र तटों पर जाओ, उसकी भाषा नहीं बोली जाती, वो अपने सौदों को प्रसार कर, ये सब आप पढ़ोगे तो इससे फायदा तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि बाकी की जो ऊपर दोनों चीजें वो भी बहुत अधिक उसमें नहीं है और ये भी नहीं है। तो पूर्व धारणा में तो वैसे भी आरसी से तो कोई लीड मिलेगी नहीं, आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मामला चला गया 50-50। अब जिसने अगर ए लगा दिया उसकी किस्मत, जिसने डी लगा दिया उसकी किस्मत। तो हमें जो शुरू में मैं बता रहा था आपको कि कुछ आरसी ऐसी आएगी जिस पर गलत होने के चांसेस भी रहेंगे, तो उनको एक्सेप्ट करो पूरी ईमानदारी के साथ। और एग्जाम हॉल में भी मैं इसको करूंगा तो मैं इसको गलत करूंगा, क्योंकि मैं इसको सकता है कि मामले में इसको सही करके आऊंगा। और जिन लोगों को वहां पे अगर ये चीज समझ में आ जाए कि ऐसा ये गलत कह रहा है तो वो ए कर देगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ आरसी होती है जो हमें गलत करने की भी होती है, जो यूपीएससी जानबूझ के गलत करवाता है। तो ठीक है, अभी तक देखो हमने 34 तक किया। हमारी ये एक आरसी है जो हमारी एग्जाम हॉल में गलत होगी, और नहीं हो तो बेस्ट है, क्या दिक्कत है, आ गया जो। क्योंकि हमें बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर 100% के चक्कर में जाएंगे तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, हमारा सवा घंटा 1.5 घंटा आरसी में चला जाएगा, तो उसका फायदा मिलेगा नहीं ओवरऑल। ये पढ़ो, इसमें बोला गया सर्वोत्तम रूप से दर्शाता वही तर्क संगत विवेकपूर्ण निष्कर्ष, ठीक है। पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम की समयावधि है। इसका मतलब ये है कि पारंपरिक कक्षा अधिगम है, इसकी आलोचना करने वाली आरसी है। अगर ये सही तभी होगा जब अगर इसकी आलोचना होगी। पारंपरिक कक्षा सभी के लिए एक समान पद्धति को बढ़ावा देती है और सभी विशिष्टीकरणों को समाप्त कर देती है। देखो यहाँ पर ये बार बार इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर अब अगर जैसे मैंने एक सोशल मीडिया वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपको मैंने सोशल मीडिया वाला एग्जाम्पल दिया था, सोशल मीडिया मैंने आपको क्या बताया था, अगर आरसी में पॉजिटिव कंटेक्स्ट में बात हुई तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, अगर नेगेटिव कंटेक्स्ट में बात हुई तो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये बात उस समय वापस समझा दी थी। तो ऐसी आरसी में जरूर मिलेगी जिसमें किसी चीज की बुराई की जाएगी। अब अंदर ठीक है ये बुराई कह रहा है, तो अगर आरसी में हमें मिल गई बुराई तो हम इसको देख लेंगे, पढ़ लो। परंपरागत कक्षाएं अधिगम प्रभाविता से अधिक नियत समावधि पर बल देकर स्वयं को परिवर्तनशील परिणामों के लिए सौंप देती है। कक्षा का अत्याचार है, मतलब देखो ये बात करा परंपरागत कक्षा के अत्याचार की, कि वह प्रत्येक शिक्षार्थी को एक ही अवधि के लिए एक ही तरीके से व्याख्यानों को एक ही सेट के दिन किया जाता है। मतलब नया कुछ नहीं है, सब करो। वन साइज फिट्स ऑल की बात कर रहा है, ये यहाँ पे बात कर रहा है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, इसी की तो बात कर रहा है, सबको एक ही चीज दे दो, कोई मतलब नहीं किसी से। अंत में कुछ शिक्षार्थी आगे निकल जाते हैं और कुछ अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और शेष पीछे छूट जाते हैं। इसलिए समाप्ति के बाद कक्षा का यह मॉडल चलता रहता है, और जो पीछे छूट गए उनके लिए एक बार भी नहीं सोचा जाता, ठीक बात है, नहीं सोचा जाता तो फेल हो गया, फेल हो गया। ये सब चीजें बस परंपरागत कक्षा इनकी आलोचना की बात कर रहा है, तो ठीक है तो सही हो जाएगा। लेकिन अब देखो ऑप्शंस देखने का आपके दिमाग में कितनी ट्रांसपेरेंट तरीके से आप आरसी को पढ़ोगे, कि आपको पता है कि ऑप्शंस आपने पढ़े, आपके दिमाग में कितनी ट्रांसपेरेंट नॉलेज है कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को आरसी में क्या चेक करना है। अगर इसकी जगह सपोज करो कि पारंपरिक कक्षा है, अगर यहाँ पर इसकी प्रशंसा के बारे में कोई स्टेटमेंट हो जाता, तो आप लोगों के पास में क्या चीज़ ढूंढते हैं, जैसे सोशल मीडिया में ढूंढते थे आपने आरसी में कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर अच्छी बात ये हो जाती है कि आप आरसी की लाइन टू लाइन है ना, उनमें नहीं उलझोगे। ये फायदा मिलता है पहले क्वेश्चंस लेने का, जब आप उलझ नहीं रहे, आपने सीधा वैसे एक मूल चीज पकड़ ली कि पॉजिटिव नेगेटिव का कंटेक्स्ट, और उसको देख लो, आगे बढ़ जाओ, सी हो जाएगा इसमें। पूर्व धारणा आपका सबसे सेफ जोन है। चूंकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित है, इसलिए भारत को शिक्षा की अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो एकदम ऑपोजिट ही बात हो गई, ये बोल रहा पारंपरिक कक्षा प्रणाली चलने दो। शिक्षा की अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली के साथ भी भारत जनसांख्यिकी लाभांश के हितलाभ को पूर्णतः प्राप्त करते हुए पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक उत्पन्न कर रहा है। अरे नहीं, ये तो वही सेम बात होगी, पारंपरिक कक्षा प्रणाली अच्छी की बात कर रहा है, ऑपोजिट बात कर दिया इसने तो ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें आंसर डी होगा।
आज हमें ना यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज की क्लास इतनी। आगे मैं जब सेकंड क्लास लाऊंगा तो उसमें मैं बाकी के जो इस पेपर में क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखो करना अब यही है कि आपको प्रोसेस चेंज करनी है एक तो आरसी में, कि जो मैंने आपको आज प्रोसेस बताई है वो आप करना। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताना कि सर ऐसी ऐसी आरसी में प्रॉब्लम्स होती है, उसका भी आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाना। और अगर आपको अच्छा लगता है कि इसको हम आगे और भी ज़्यादा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊं तो वो भी आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि कहाँ तक समझाना है। जैसे कि अगर लगता है कि 2024-23 तक बहुत है या फिर उसके आगे के भी 20-21 तक भी बताऊं तो आप बता देना, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और 2025 का पेपर है वो भी आप हाथ ही मत लगाना। जिन्होंने अटेम्प्ट दिया वो तो ठीक है, मैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी उनके लिए बता रहा हूँ। 2025 का जो आरसी है उसको हाथ में मत लगाना, उसको हम सबसे लास्ट में कर लेंगे जब आपके पास में 2000 एटलीस्ट 2020 से लेकर के 2024 तक की आरसी पर पारंगतता स्थापित हो जाएगी। जब देखना 2025 वाला करना आप, 29 में से लगभग 18 से 20 आप सही कर दोगे विद इन 40 मिनट। 40 तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर आपने पारंगतता बहुत अच्छी कर ली तो ये 30 मिनट का काम है पूरा। इसलिए बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस से आपको अपने आप पर काम करना है। कॉन्फिडेंस के साथ में ये इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि बिना आरसी पढ़े भी आपको आंसर ला सकते हो आप। केवल ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है। अगर इस दौरान अगर एक से दो गलत भी हो गए कोई दिक्कत नहीं, वो हम कवर कर लेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में, वहां से हम धीरे धीरे सही कर देंगे, ठीक है। तो देखो इससे एक बात और बताता हूँ मैं आपको, केवल आरसी के भरोसे मत रहना आप एग्जाम में। आप लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, वो सब चीज़ें भी सीखते रहो, जहाँ से आप सीख रहे हो वो भी आप लोग थोड़ा थोड़ा अभी से चालू कर दो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया है तो, क्योंकि वहां से भी आप लोगों को कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 15 के आसपास सही करने ही पड़ेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आरसी में आपके कटने पीटने के बाद 15 सही हो, तो उधर भी एटलीस्ट 15 रहेंगे तो लीड रहेगी आपके पास अच्छी, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना जैसे भी आप लोगों की अपेक्षा है और भी क्या क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे इसके आगे का, ठीक है।